नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कहते हैं जब आपका दिन वक्र हो जाए तो साया भी साथ छोड़ देता है। वही सब कुछ दोनों बाप बेटे के साथ शुरू हो गया है। प्रत्येक दिन हम आपके लिए अपडेट ला रहे हैं और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है कि जो पाप करने वाले लोग हैं वो किसी भी सूरत में बचने ना पाए और उसकी नेमिंग और सेमिंग भी होनी ही चाहिए। वो अय्यासी करते रहें, उनको हर चीज की खुली छूट मिलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और प्रभु की कृपा देखिए कि रोज नई बात सामने आती जा रही है। अब नई बात क्या आ गई? मैंने कल जिक्र किया था, बल्कि परसों जिक्र किया था मैंने लंदन फाइल्स के बारे में। लंदन फाइल्स दोनों बाप बेटे की, आप समझिए, उनकी सत्ता में, उनके अहंकार में आखिरी कील होने जा रही है। यह आपको प्रकाश में नहीं आएगा, किसी अखबार में भी नहीं छपेगा, टेलीविजन पर भी नहीं चलेगा, लेकिन सूचनाएं हम तक तो पहुंचेगी। सरकार को भी मालूम है। सरकार की आलोचना मैं करता हूं, दम ठोक के करता हूं, लेकिन सरकार को मालूम है कि एक ही नेटवर्क है, क्यूवाइब नेटवर्क, जो किसी के सामने झुक नहीं रहा है, कोई समझौता नहीं कर रहा है, और इसीलिए गुप्त रूप से हम तक सूचनाएं पहुंच जाती हैं। पहुंचाने वाले का जिक्र भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इशारा आप समझ रहे हैं, कार्रवाई आप देख रहे हैं, सबकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने इशारा किया था, लूटे हुए पैसे इस देश में वापस आएंगे। जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। और यह बात महाराष्ट्र में जब वो कह रहे थे तो साफ तौर पर निशाने पर ये दोनों बाप बेटे थे। उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि जो पिछली सरकार थी उन्होंने लूट के वजह से आपका भला नहीं होने दिया। वो लूटते रहे, महाराष्ट्र की जनता त्राहिमाम करती रही, उनका लूट बदस्तूर जारी रहा। ये कौन कह रहे हैं? ये क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये इस देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। इशारा समझ लीजिए आप। और ठीक प्रधानमंत्री के इस बयान के 2-3 दिन पहले मुंबई में बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई। इसकी भी सूचना क्यूबाइब नेटवर्क ने आपको दी थी। उसके पहले बड़े पैमाने पर दिल्ली में कार्रवाई हुई, जिसमें 13,000 करोड़ मूल्य के एक खास चीज की बरामदगी हुई। वो खास चीज है ड्रग। 13,000 करोड़, ये छोटा आंकड़ा नहीं है, आप समझिए बात को। 13,000 करोड़ दिल्ली में। और उसके बाद गुजरात में भी बरामदगी हुई, और उनके टिप्स पे मुंबई के 8 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई हुई। ध्यान रखिए आप, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तब इंटर करती है जब मनी लॉन्ड्रिंग का, पैसे के हेर फेर का खेल दिखता है, इंडिविजुअल के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा, ट्रस्ट के द्वारा। इन सभी, चाहे वो कोई ट्रस्ट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, अगर इनके द्वारा पैसे का कोई इधर उधर बड़े पैमाने पर हुआ है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है।
और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री के पहले 2-3 जो घटनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली में 13,000 करोड़ के ड्रग का मिलना, गुजरात में 3-4 हजार करोड़ के ड्रग का मिलना, और फिर उसके बाद मुंबई में ईडी के 8 ठिकानों पर डायरेक्ट एक्शन करना। और उन 8 ठिकानों का मैंने आपको हवाला दिया था कि ये ठिकाने दाऊद अब्राहम के ठिकाने हैं। दाऊद अब्राहम का जो स्लीपर सेल है ये मुंबई में एक्टिव है और मुंबई के हर नुक एंड कॉर्नर पर उसके लोग मौजूद हैं। उन 8 ठिकानों में कौन कौन और उनके शागिर्द हैं मुंबई में, इसके ऊपर सरकार की कार्रवाई हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री का महाराष्ट्र की धरती पर यह बयान आया कि जो लूटने वाले हैं उनको लौटाना पड़ेगा। और उसके बाद माननीय एकनाथ शिंदे का बयान आया कि लंदन फाइल्स को खोला जाना बहुत जरूरी है। अब आप समझ रहे हैं खेल। इस खेल को जरा ध्यान से सुनिए और देखिए, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। उन्हें बताइए कि इस दोनों बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय अपने अंतिम चरण पर है। प्राकृतिक न्याय होना शुरू हो गया है। क्यों? और उसके पहले ये 13,000 करोड़ और 3,000 करोड़ की जो अदायगी हुई उसके पहले चले जाइए। गृह मंत्री ने कहा था कि गद्दारों को नहीं छोड़ना है। फिर बीच में ये शुरू हुआ, गुलदस्ते का लेन देन शुरू हुआ माननीय फडणवीस जी के साथ। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से सीधा संकेत चला गया कि नहीं, ये गुलदस्ते का लेन देन बहुत जरूरी हो जाए। जहां पर आपको लगे कि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, कैसे कोई आ रहा है उसको अपमानित करके कैसे भगा दें, अगर आपको ऐसा लगे तब आप ले लीजिए। लेकिन अपने तरफ से, आपके तरफ से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि आप भी उनका गुलदस्ता लेने के लिए तैयार बैठे हैं। बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट। कल महाराष्ट्र में एक बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना। वो आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिस घटना का मैं जिक्र करने जा रहा हूं एक खास तरह से। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माले के नक्सल लीडर भूपति ने अपने सभी सहयोगियों के साथ, 40-50 से लगभग 70 के आसपास आंकड़ा है, सहयोगियों के साथ महाराष्ट्र के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, इन दोनों के सामने, मतलब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के सामने, वही गृह मंत्री हैं, उनके सामने भूपति राव ने आत्म सरेंडर कर दिया। उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी। लाखों रुपए के वांटेड हैं भूपति जी। भूपति जी ने अपने 40 से 70 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया, AK-47 के साथ सरेंडर किया। और उनमें से सभी को, एक खास कंपनी है लॉयड माइनिंग इंजीनियरिंग करके, उनमें बहुत बड़ी संख्या में इन लोगों को नौकरी भी मिल गई है। कुछ लोगों को तो नौकरी पहले मिल गई थी, अब और कुछ लोगों को मिल गई है। अब आप कह रहे होंगे कि ये भूपति का जो प्रकरण है उसका बाप बेटे से क्या लेना देना, दिल्ली फाइल का क्या लेना देना? बहुत बड़ा संबंध है, बहुत बड़ा। तभी मैंने कहा आपको कि ये जो घटनाएं अब हो रही हैं
उन घटनाओं पर जरा पैनी निगाह रखिए। महाराष्ट्र में ड्रग की सप्लाई सिर्फ मुंबई में नहीं होती थी मित्रों, नहीं होती थी। ड्रग की सप्लाई नक्सल इलाकों में भी होती थी, ताकि अगर कोई नक्सली, अगर कोई सीपीआई एमएल और ये सभी पॉलिट ब्यूरो के सीपीआई एमएल और सीपीएम सीपीआई इन सबके वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य रहे हैं भूपति जी। तो अगर कोई इनमें से इनकी मति बदल जाए और कहे कि नहीं हम नक्सल के रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम हथियार नहीं उठाएंगे, तो उनकी मति को बदलने के लिए नशा का सेवन करवाओ, वो नशे में रहे, हमेशा नशे में धुत रहे। ये कारोबार चल रहा था मित्रों, ये कारोबार चल रहा था, बड़े पैमाने पर चल रहा था। इसमें बड़े बड़े लोग, अंतर्राष्ट्रीय माफिया शामिल थे। देश को तोड़ने की बड़ी साजिश थी और उसमें ये बाप बेटे और जो पुरानी अघाड़ी की सरकार है उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। ये माल सप्लाई करके, ड्रग्स बेच करके, बार चला करके, अवैध वसूली करके, कंस्ट्रक्शन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से अवैध अपने लोगों को टेंडर दिलवा करके सारे पैसे की उगाही की जा रही थी और वो पैसे पार्क किए जा रहे थे लंदन में। क्यों लंदन में, वो भी मैं आज आपको बताता हूं। सिर्फ लंदन में नहीं, स्विस बैंक में भी खबर आ रही है। अब ये तो जांच का विषय होगा कि स्विस बैंक में कितने पैसे हैं। लंदन में भी जो बहुत सारे बैंक हैं उसमें से एक खास बैंक आप समझिए एचएसबीसी। ये जो एचएसबीसी बैंक है ना, इसमें कहा जाता है कि बहुत सारे ब्लैक मनी का लेन देन होता है, ऑपरेशन होता है। यह भी जांच का विषय है, इसके बारे में भी बड़ी चर्चा है। एचएसबीसी के बारे में तो मुझे पहले से चर्चा जानकारी थी कि इस तरह का वो काम करते हैं, ब्लैक को व्हाइट करने का, लेकिन आपके पास सबूत नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक बार बैंक के शरण में चले जाते हैं तो उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों को अपना करके ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाता है। तो ये साधारण घटना नहीं है जो कल गढ़चिरौली में घटित हुई है। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, बुल्ढाना, इन सभी इलाकों में, नांदेड़ जो कि हैदराबाद से लगा हुआ इलाका है, हैदराबाद से सटा हुआ जो इलाका है, उन इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रकोप था नक्सल का। और ये नक्सल को हर तरह की फीडिंग होती थी, उसमें ड्रग्स भी, नशीली पदार्थ भी एक महत्वपूर्ण सप्लाई था। और जब ये पूरा नशीली पदार्थों का पूरा तंत्र चल रहा था तो अकेले खाली मुंबई में ये काम नहीं हो रहा था, ये सुदूर गांव तक इनको भेजा जाना था। क्योंकि जो ड्रग का जो पूरा कार्टेल है ना, वो खाली शहरी इलाकों में नहीं है, हर इलाकों में है। अब देखिए इनकी रीढ़ की हड्डी कैसे टूट रही है। जहां से सबसे ज्यादा सप्लाई होने वाला था आने वाले दिनों में, उनको ही देवेंद्र फडणवीस ने उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। और आज 70 के 70 और AK-47 के साथ सारे नक्सल ने एक प्रकार से सरेंडर कर दिया। आंध्र प्रदेश लगभग नक्सल विहीन हो चुका है। महाराष्ट्र में जो कुछ इलाका था, गढ़चिरौली का इलाका था, चंद्रपुर का इलाका था, वहां से अब इस प्रकार का सरेंडर हो गया है। अब इस सरेंडर से तार जुड़ रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या क्या खेला किया था और कहां से सबका पैसा का कलेक्शन चल रहा था। और वो सारा का सारा पैसा
लंदन में जाकर के पार्क हो रहा था। मैंने आपको एचएसबीसी बैंक की बात की थी अभी कुछ देर पहले। वो एचएसबीसी बैंक में मित्रों, एचएसबीसी बैंक में हमारे मैं खुद हमारे पास उनके एक बार बैंकर आए थे और वो हमसे कह रहे थे कि साहब, ब्लैक को अगर व्हाइट करना है तो हमारे पास ये है। हालांकि मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन पूरा एचएसबीसी बैंक का जो तंत्र था, हर आदमी को मालूम है, ये हर कोई बता देगा आपको। लेकिन आप, चूंकि आपके पास सबूत नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ऐसे ही कई बैंक ऑपरेट हो रहे हैं लंदन से। लंदन का एक इलाका है, उसको कहते हैं 2 स्क्वायर माइल। और 2 स्क्वायर माइल जो है, उसमें दुनिया भर के जितने व्यवसायी हैं, बड़े व्यवसायी, उनकी रिहाइश है, उनकी अपनी पुलिस है, उनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी है, उनका अपना फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। और वहीं से कंट्रोल होता है बैंक ऑफ इंग्लैंड। और बैंक ऑफ इंग्लैंड कैसे दुनिया भर के फेडरल बैंक को कंट्रोल करता है, इसका एक पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है मित्रों। एक और हमको खबर आ रही थी कि एनसीपी के एक बड़े नेता, वो ये जो गोल्ड की जो प्राइसिंग होती है ना, उसकी एक कमिटी है, इंटरनेशनल कमिटी, उस कमिटी के सदस्य हैं। अब आप सोचिए क्या क्या गुल खिल रहा है महाराष्ट्र में। और कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिसने लूटा है, उसको लूटा हुआ धन लौटाना पड़ेगा। लंदन फाइल कोई छोटी फाइल नहीं है। यह मामला गोल्ड तस्करी से भी जुड़ा हुआ है, यह मामला ड्रग से भी जुड़ा हुआ है, अवैध हथियारों की तस्करी से है। आप याद कीजिए 1992 का बम कांड के पहले, जब संजय दत्त के यहां हथियार मिले थे और सुनील दत्त पूरी कोशिश करते रहे कि अपने बेटे को बचा लें, नहीं बचा पाए। संजय दत्त 7 साल जेल की सजा काट करके आए, 7 साल उनको जेल में बिताना पड़ा। तो ये नेक्सस बहुत बड़ा है मित्रों। अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, गोल्ड की तस्करी हो रही है, डायमंड व्यापारियों का पूरा एक खेल चल रहा है, बार का खेल चल रहा है, अवैध बार चल रहे हैं मुंबई में। और अवैध जो तीसरा रैकेट है, उसको आप समझ लीजिए, जिसे मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो भी चल रहा है, जिससे पैसे आ रहे हैं। और ये सब पैसे सरकार के संरक्षण में आ रहे थे, जिसके तरफ मोदी ने इशारा किया। और उसी इशारे को आगे बढ़ाया एकनाथ शिंदे ने। और अब सरकार वो सारा डिटेल मंगा रही है कि भाई ये खेल क्या था, ये सूत्र कैसे जुड़े हुए हैं। अब ये जो नक्सलियों ने जो सरेंडर किया है, उनकी भी सूचनाएं आएंगी सरकार के पास, उनको भी बताया जाएगा कि ये कहां से खेल चल रहा था। नक्सली ने कहा कि गढ़चिलौड़ी के जो वर्तमान एसपी हैं, उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है उनके सरेंडर के लिए, लेकिन सरकार बदली हुई है। सरकार एक के बाद एक, जो पिछली सरकार के जो पैसे कमाने का जो स्रोत था, उस पर एक एक करके हमला कर रही है। हर दिन नया डेवलपमेंट हो रहा है, हर दिन। इन सबके तार जुड़े हुए थे, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली। नक्सल के साथ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये दोनों बाप बेटा हॉबनॉबिंग करते थे, लेकिन उन इलाकों में इनके जाल छिड़े हुए थे और उनको पहुंच रहा था, अवैध हथियार पहुंच रहा था, अवैध नशा पहुंच रहा था, नशे की दवाई पहुंच रही थी, नशे की गोलियां पहुंच रही थी। और उससे ये पूरा धंधा चल रहा था, एक्सटॉर्शन का धंधा होता था। और फिर वो एक्सटॉर्शन जो बड़े बड़े व्यवसायी होते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, वहां डेवलपमेंट का भी मैंने बताया आपको कि लॉयड माइनिंग इंजीनियरिंग कंपनी जो वहां काम कर रही थी, माइनिंग का पूरा इलाका है,
उसको वहां पर मार धाड़ दिया जाता था, बेचारी कंपनी वाले भाग जाते थे, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होने देते थे। सड़क बनानी है, उनको हफ्ता देना पड़ेगा। तो ये नक्सल नहीं था, कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, ये गरीब के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे थे, ये एक्सटॉर्शनिस्ट ग्रुप के रूप में इमर्ज कर गए थे। उनको पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन था, वो लूट मचाते थे, उनसे पैसा आता था और फिर वो उस पैसे को ये बंदर बांट करते थे। तो इस तरह से राजनीति का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त था। अब वो सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ गई है मित्रों। अब ये नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है, वो भी इनके तार खोलेंगे कि साहब किन किन का हमको समर्थन मिलता था, कौन कौन हमें हथियार पहुंचाता था, कैसे कौन पुलिस वाला किधर से हमें हथियार पहुंचाता था और कैसे उनको पैसे मिलते थे। आप कल्पना कर सकते हैं AK-47 कहां से मिलता था इनको, कौन देता था AK-47? आप सोचिए जरा, पुलिस का इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इनके पास AK-47 जैसा हथियार पहुंच रहा है, इसका मतलब अवैध हथियारों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। और अगर हथियार पहुंच रहा है तो पैसे भी पहुंच रहे हैं। पैसा कौन पहुंचा रहा है? लूट का पैसा है। सोने की दुकान में चोरी डाका डाला जा रहा है, डायमंड को उड़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है? तो ड्रग एक बड़ा कार्टेल है, वहां से पैसे आ रहे थे। तो ये पूरा अवैध तंत्र, ड्रग का पैसा, बार का पैसा, शराब का पैसा, अवैध हथियार का पैसा, ये सारे पैसे का हजारों करोड़ का बाजार इन दोनों बाप बेटाओं ने अपने साथी नेताओं के साथ मिलकर के एक पूरा ब्लैक बाजार खड़ा किया हुआ था। आज फडणवीस की सरकार उनके ब्लैक बाजार पर हमला कर रही है, एक एक करके हमला कर रही, एक एक करके। ईडी ड्रग कार्टेल के ऊपर धावा बोल रही है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बोल रही है, छापेमारी हो रही है। दाऊद के स्लीपर सेल को एक्सपोज किया जा रहा है और इधर जो नक्सल प्रभावित इलाका है जहां हथियारों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही थी, उन नक्सली का हृदय परिवर्तन करा करके समाज की मुख्य धारा में उनको लाया जा रहा है और सब जगह से सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं। इस बाप बेटे के कुकर्म पूरी दुनिया के सामने आएगा, तैयारी बड़ी है और प्राकृतिक न्याय होकर रहेगा। इन्होंने एक बार भी कोविड के दौरान ये शख्स कार्यालय नहीं पहुंचे। बेटा सुपर सीएम के रूप में एक्ट कर रहा था, सुपर सीएम के रूप में। तो ये सब अब एक्सपोज होगा। इसलिए खाली ये जो सरेंडर है, ये मामूली घटना नहीं है मित्रों। ये सरेंडर बहुत कुछ कहेगा। हथियारों के तस्कर के राज सरकार को खुलेंगे। कहां से हथियार आते थे उनके पास, AK-47 जैसे हथियार, कौन सप्लाई करता था? एजेंसी को कुछ मालूम नहीं, हथियार पहुंच रहा है। हथियार नक्सली बंदूक राइफल लूट करके जाते थे, AK-47 नहीं लूटते थे वो। AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं नक्सल के पास, अत्याधुनिक। ये हथियार आते कहां से हैं? जब तक पुलिस प्रशासन, जब तक पॉलिटिकल संरक्षण उसको प्राप्त नहीं है, तब तक नक्सलियों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं पहुंच सकते हैं। अब सारे फाइल्स खुल रहे हैं और ये सबका पैसा लंदन पहुंच रहा है, लंदन। तो इसलिए एकनाथ शिंदे ने जो लंदन फाइल्स की बात की है, वो फाइल खुली है और स्विस फाइल भी खुलेगी, स्विट्जरलैंड की फाइल भी खुलेगी। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में जाने का भी फाइल खुलेगा। कैसे कैसे, कौन कौन, चार्टर प्लेन, नॉन चार्टर प्लेन कौन गए थे और गुलाबी ठंड का मजा कौन ले रहे थे, सब खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा। इस बाप बेटे के खिलाफ प्राकृतिक न्याय होकर रहेगा और हो रहा है। दिशा, सुशांत अपना न्याय जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।